हाँ हाँ ठीक है। चल हम लोग बेटा पढ़ रहे थे यहाँ से। पहला जो 3 एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट बेटा कौन सा था, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट बेटा किसका था, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन था, ये पढ़ चुके थे। और थर्ड वाला जो आपका होगा वो कौन सा होगा, हाँ थर्ड वाला होगा आपका डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब बेटा कि आपने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा था। ठीक है ना। और आज बेटा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट होगा आपका कौन सा होगा, डीएनए वर्सेस आरएनए। ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा आप ये देखें, अब नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो नई हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो बोलो, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बेटा क्या होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो उनमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी हो। मतलब कि जो अपनी कॉपी बना सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रिप्लिकेट, जो रिप्लिकेट कर सके। ठीक है। दूसरा बेटा वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। फिर से सुनो, दूसरा क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बेटा स्टेबल होना चाहिए। तीसरा उसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि बहुत तेजी से उसमें अचानक चेंजेस नहीं होने चाहिए। स्लो मतलब बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टेबल होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी म्यूटेशन होगा तो स्टेबल होगा क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चौथा बेटा रूल है कि ये जेनेटिक मेंडेलियन जेनेटिक्स के रूल को फॉलो करता हो। फॉलो करने का मतलब कि जीन भी होना चाहिए, अपना उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी भी होना चाहिए। ठीक है। तो कुल 4 प्रॉपर्टी बेटा इसके दिए गए हैं। फिर से बोलो, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। तो बेटा ये फर्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी, ये पहली प्रॉपर्टीज होगी। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू बेटा रिप्लिकेट होना चाहिए, मतलब कि उसमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। अब रिप्लिकेशन की एबिलिटी अगर है तो बेटा कौन सी, ध्यान देना, जैसे अपने पास डीएनए है, क्या डीएनए से डीएनए बनता है, हाँ। क्या बेटा आरएनए से आरएनए बनेगा, या आरएनए भी एप्लीकेबल होगा, तो आप बनाएगा भाई, ये भी होगा, इनमें भी रेप्लिकेशन की एबिलिटी होगी, इसमें रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन की एबिलिटी होगी। लेकिन किसी ऐसे प्रोटीन का नाम जानते हैं जो रेप्लिकेट होता हो, तो आप कहेंगे सर नहीं, हमें नहीं पता। मतलब कि कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जो रेप्लिकेट करता हो, मतलब बेटा अपनी कॉपी बनाता हो, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है। तो इसका मतलब कि अभी अब तो ये प्रूव हुआ नहीं। क्या प्रूव होना चाहिए था, प्रूव बेटा ये होना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। या देखो यहां पर असली लड़ाई है बेटा ये किसके, यहां असली लड़ाई है डीएनए वर्सेस बेटा आरएनए की। मतलब कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक। तो अब ध्यान देना कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी डीएनए में वही तो आरएनए में भी है। इसका मतलब है कि अभी तो फैसला हुआ नहीं, कि हुआ ना भाई, प्रोटीन कट गया, प्रोटीन वैसे भी कट जाता था। तो ये ये पहला पॉइंट बेटा आपने इसको क्लियर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट होता है, हो सकता है देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है। तो आइए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि सेकंड प्रॉब्लम या जो सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी, सेकंड genetic material should be chemically and structurally कैसा होना चाहिए बेटा, ये स्टेबल। मतलब कि जो स्टेबल ज्यादा होगा वो बेटर माना जाएगा, जो स्टेबल होगा वो बेटर माना जाएगा। अभी बेटा अपने पास तो आइडिया मिला नहीं कि स्टेबल है कि नहीं है ये, तो केमिकली क्या हो गया, केमिकली और स्ट्रक्चरली देखना है। तो जनरली हम लोग एक शब्द बेटा पीछे पढ़ चुके हैं, जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे, डीएनए या आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पर बता चुके हैं कि ये जो डीएनए होगा वो क्या होगा, स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है, इसका दो रीजन बेटा आपको बताया गया है। इसका पहला रीजन, फर्स्ट रीजन अगर आपको याद हो तो इसमें बेटा ये फर्स्ट पॉइंट ना, इसमें फर्स्ट पॉइंट शुगर। शुगर बेटा आरएनए में कौन सा होता है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आरएनए और ये डीएनए। बताना मुझे, ये फर्स्ट पॉइंट बेटा डिफाइन करने जा रहे हैं। इसमें कौन सा शुगर होगा, राइबो शुगर, शुगर बेटा कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। यहां पर जो शुगर होगा वो कौन सा होगा, राइबोज शुगर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझने में। यहां पर जो शुगर होगा वो कौन सा शुगर होगा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा बेटा, ठीक। एक इसका स्ट्रक्चर बना के मैंने समझाया होगा, शुगर का स्ट्रक्चर बना के जरूर समझाए हैं। आप इसको देखिए कैसे, ये बेटा एक स्ट्रक्चर था, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और यहां पर क्या होता है, ये पांचवा कार्बन होता है, ठीक। सेम स्ट्रक्चर बेटा यहां पर भी है, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, यहां पर HOH होगा, HOH होगा बेटा, यहां पर भी H एंड OH होगा, राइट। ये स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर भी आप क्या बोलोगे, H एंड OH बेटा, ये पॉइंट हुआ आपका यहां पर। अभी देखना, इसको बनाना मत बेटा, क्योंकि जो डिफरेंस है वही बताना है मुझे। इसमें और इसमें कहां पर डिफरेंस होता था सर, सेकंड कार्बन पर। हाँ, तो यहां पर इस जगह पर बेटा ये OH नहीं रहता है, यहां पर OH नहीं रहता है, यहां पर केवल और केवल क्या होता है, H होता है। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस बेटा मैं अगर यहां पर ऐसे एक राउंड करूं और यहां पर एक राउंड करूं ऐसे, तो सेकंड कार्बन पर C2 का मतलब होता है सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप बेटा प्रेजेंट है ना। इसका मतलब है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बेटा प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये रिएक्टिव होगा। अरे और OH है तो बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ठीक ना, ये मोर रिएक्टिव होगा। अगर बेटा मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा, अगर मोर रिएक्टिव होगा तो स्टेबल कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब आप यहां पर आ जाइए, इस जगह पर, इस जगह पर उठाइए, इसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, सर एब्सेंट है। ये OH ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, केवल H है। H क्या करेगा, रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव बेटा। यहां पर ऑक्सीजन अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो एब्सेंट है,
ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये लेस रिएक्टिव होगा। ये कैसा होना चाहिए? लेस रिएक्टिव। जब बेटा लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा, शायद यही ना। अगर बेटा लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल है। आपको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी की रिएक्टिविटी? स्टेबिलिटी। इसका मतलब कि डीएनए इज बेटर देन आरएनए। डीएनए इज बेटर देन आरएनए। अभी तो बेटा डीएनए जीत गया, मतलब किस माने में? ये शुगर के बारे में। अभी एक हो गया, एक बेटा और बनाना है मुझे, तो आप ये जल्दी से आप कॉपी पे नोट करिए, तो दूसरा वर्ड बताते हैं, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करें। क्या हो गया? हाँ? चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। अरे लिखे हो तो क्या हुआ? दोबारा कोई चीज नहीं लिखा जाता क्या? चले बेटा आगे बढ़े। ये पहला पॉइंट बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट को हमने डिफाइन किया। अब आप सेकंड पॉइंट को डिफाइन करने चल रहे हैं बच्चा। ये लिख चुके थे। इसके सेकंड पॉइंट को, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। बट अब इसके बाद अब बताओ कि फिर से आरएनए देखेंगे और फिर से डीएनए देखेंगे ना। डीएनए और आरएनए। बेटा जो आरएनए है या डीएनए है, इसमें फिर से अंतर देखो। अब यहां अपने को क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन बेस। क्या देखना है? नाइट्रोजन बेस। तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन बेसिस जो होंगे या बेस होगा, यहां पर जो नाइट्रोजन बेस होगा वो कौन कौन होंगे? सर यहां पर ए जी सी, बेटा और क्या होगा? यू होगा, मतलब यूरेसिल होगा। बटे लिखने का मतलब बेटा कि ये चार होते हैं, ठीक है ना। अंतर ये बताना चाहता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? ए जी सी एंड बेटा टी होगा, तो मतलब यहां यूरेसिल होगा, यहां थायमिन होगा। बस अंतर ये है। तो जो बेटा ये यूरेसिल होगा, ये यूरेसिल है, और ये वाला क्या होगा? थायमिन है। स्ट्रक्चर में बेटा दोनों तो सेम जैसा दिखते हैं, स्ट्रक्चरली तो सिमिलर ही है ना, बट थोड़ा सा अंतर। इसका भी स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन किया हूं, फिर से एक बार देख लो जिस बच्चे को नहीं है पता है। ये हो गया। मैं उस समय भी बोला था कि अगर बेटा ये आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन बच्चों क्या मतलब है किसी चीज से।
बेटा इसमें देखो दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है, दोनों स्ट्रक्चर लगभग क्या है, सेम है। यहां पर क्या डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो मिथाइल ग्रुप होने के कारण बेटा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि यहां पर इसको क्या बोलते हैं, मेथाइलेटेड यूरेसिल कहते हैं, जिसको बेटा बोलेंगे थाइमीन। ये थाइमीन के कारण ये प्लस आई इफेक्ट बेटा इस पर होगा, और जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि इस पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि यहां पर अब ये रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, या आप इसको बोलते हैं बेटा यूरेसिल है या नॉन मेथाइलेटेड थाइमीन। मतलब बेटा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है। फिलहाल ये यूरेसिल है, ये थाइमीन है। इन दोनों में केवल और केवल 5वें कार्बन पर बेटा, किस कार्बन पे, ये 5th कार्बन पर मेथिल ग्रुप है। और मेथिल ग्रुप के होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये मेथिल ग्रुप इसमें है नहीं, इसमें मेथिल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब बेटा कि यहां पर भी डीएनए ने बाजी मार दी, तो डीएनए बेटा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। डीएनए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, चाहे वो केमिकली हो चाहे स्ट्रक्चरली हो। क्लियर। तो डीएनए इज बेटा, यहां पर कंक्लूजन आप क्या निकलोगे, लिखोगे कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इसको बेटा नोट कर लो आप दोनों पॉइंट। डीएनए आर मोर स्टेबल देन आरएनए। बेटा आरएनए से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, डीएनए। तो डीएनए बेटर होगा अभी जेनेटिक मटेरियल, अभी तो बेटा लीड कर गया। अरे इसके सेकंड पॉइंट का क्या हो गया, लीड कर गया। तो जब सेकंड पॉइंट लीड कर रहा है तो बेटा थर्ड पॉइंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्राइटेरिया है ना। हाँ ठीक है, इसको बेटा ये बोर्ड में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, फाइंड द 4 क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए, बेटर जेनेटिक मटेरियल के लिए। 4 क्राइटेरिया कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल के लिए होंगे, या बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, डीएनए या आरएनए। तो ये आपको याद रख लेना है। हो गया इतना पूरा। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट आपको देखना है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड भी क्या होना चाहिए, एबल टू स्लो म्यूटेशन, जिसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन का मतलब बार बार उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। अब मैं इसको हटा ही देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है यहां से, बोलो बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू स्लो म्यूटेशन। इसमें क्या होना चाहिए बेटा, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। उसके अंदर मतलब ये एबिलिटी होनी चाहिए कि स्लो म्यूटेशन हो। अब यहां पर भी क्योंकि हम लोग दो ही पढ़ रहे हैं, डीएनए और आरएनए पढ़ रहे हैं, तो बेटा दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का एक क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो अपने पास बेटा एक तो डीएनए हो गया, पहले डीएनए की बात करो आप। तो डीएनए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। सोचो बेटा डीएनए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल होगा तो बेटा लेस चेंज होगा। इसमें जो चेंजेस होंगे बेटा लेस चेंजेस होंगे, या लेस चेंज आएगा। अगर बेटा या स्मॉल चेंज आएगा या छोटा सा चेंज आएगा। अगर बहुत कम चेंज आया तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि बेटा लेस रिएक्टिविटी है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। अगर स्लो म्यूटेशन है इट मीन्स बेटा यहां पर स्लो एवोल्यूशन होना चाहिए। स्लो एवोल्यूशन का मतलब बेटा कि नया जो नया चीज बने वो धीरे धीरे बनेगा।
अब आपके पास सेकंड पॉइंट कौन सा आ गया? सेकंड पॉइंट बेटा आपके पास आ गया आरएनए की बात कर लीजिए आप। आरएनए क्या होगा, लेस स्टेबल कि मोर स्टेबल? बेटा ये लेस स्टेबल होगा। बेटा इसमें मोर चेंजेज आएगा, मतलब कि ज्यादा चेंज आएगा। अगर मोर चेंजेज आएगा तो बेटा फास्ट म्यूटेशन होगा। आप ऐसे बोल सकते हो बेटा यहां पर फास्ट एवोल्यूशन होना चाहिए। तो आपको बेटा स्लो वाला चाहिए कि फास्ट वाला चाहिए? स्लो चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां पर भी बाजी मार गया कौन? डीएनए। ठीक। अब अगला पॉइंट बेटा आपके पास क्या बनता है कि जैसे आरएनए है, कुछ वायरस में तो बेटा आरएनए ही केवल जेनेटिक मटेरियल है। अरे मैंने ये पहले समझाया था कि जिसमें जहां जहां डीएनए नहीं है वहां वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कुछ ऐसे वायरस है बेटा जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो उनमें क्या होगा, वो फास्ट म्यूटेट करेंगे कि स्लो करेंगे, और हाईली इवॉल्व होंगे, नया नया बेटा बनाते जाएंगे। तो जो वायरस, कुछ बेटा वायरस के नाम लिखे गए होंगे, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज लिखा होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज के नाम, मोजैक, टीएमबी मोजैक वायरस, हाँ टीएमबी, ठीक है, ये लिखा है। तो इनमें क्या होता है, इनमें बेटा आरएनए को आपको देखना है। किसको देखना है? आरएनए को। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें बेटा जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? आरएनए। तो उनमें आरएनए में जल्दी से चेंज होगा कि धीरे धीरे चेंज होगा? जल्दी, मतलब बेटा फास्ट म्यूटेशन होगा। तो जब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपका जो पढ़ना था, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था? आरएनए। तो पहले तो बेटा आरएनए ही था ना, डीएनए तो था नहीं। सबसे पहले जब एवोल्यूशन हुआ तो पहले क्या आया? आरएनए आया। आरएनए तो आया, अब आरएनए में बेटा धीरे धीरे क्या होने लगा, उसमें फिर चेंजेस हुए, स्टेबिलिटी आई। तो स्टेबिलिटी आई तो डीएनए बना। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपके पास कौन सा आंसर जाएगा? आरएनए। कभी क्या मत लगाइएगा? डीएनए। लेकिन स्टेबल, मोर स्टेबल बेटा क्या कहलाएगा? डीएनए। क्लियर? तो आपको ये लिखना है कि यहां पर सम वायरस, नहीं बेटा ये इसी में लिखेंगे, सम वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करेंगे बेटा? ये म्यूटेट बेटा, ये फास्ट म्यूटेट करेंगे। ये म्यूटेट बेटा फास्ट, इसमें फास्ट म्यूटेशन होगा। दूसरा क्या होगा? फास्ट बेटा इवोल्यूशन होगा। इनमें फास्ट इवोल्यूशन होगा, लेकिन स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी? बहुत कम होगी। हाँ बेटा लेस स्टेबल हो जाएगा। अब आपके पास चौथा पॉइंट आया, कौन से रूल को बेटा, देखिए चार में से पढ़ो, उसको क्या लिखा है चौथा वाला? मेंडेलियन करेक्टर्स। मेंडल करेक्टर, इसका मतलब बेटा क्या होना चाहिए कि ये इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज बेटा क्या? मेंडेलियन करेक्टर्स। तो इसका मतलब है कि शुड बी फॉलो द मेंडेलियन रूल। मेंडेलियन रूल का मतलब बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाए उसको फॉलो करना चाहिए। तो अब बात आती है बेटा चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट को। चलो जेनेटिक मटेरियल शुड बी able to express as Mendelian characters। शुड बी एबल टू बेटा एक्सप्रेस एज ए मेंडेलियन करेक्टर। ठीक है ना, मेंडेलियन करेक्टर के जैसा बेटा एबल होना चाहिए, मतलब वो मेंडेलियन करेक्टर जैसा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि एक रूल मैंने समझा रखा है, बहुत प्यार से बेटा समझाया था, बहुत अच्छे से। आप जानते होंगे कि डीएनए से क्या बनता है? सर डीएनए से आरएनए बनता है,
आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम्स बनेंगे या एंजाइम बनेगा। जो एंजाइम्स होगा बेटा यही सबस्ट्रेट को, यही एंजाइम बेटा सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और जो प्रोडक्ट होता है यही बेटा फिनोटिपिक कैरेक्टर है। ये शायद भूल गए होंगे, ये पहले दिन बेटा मैंने समझाया था। ये फर्स्ट डे में यही समझाता था, ये मैं बार बार कहता था कि आप इसको मत भूलिएगा। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। आरएनए से बेटा प्रोटीन बना, प्रोटीन से एंजाइम बना। वो एंजाइम रिस्पांसिबल है जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बेटा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए। अगर हम ये मान लेते हैं हमारे पास ये हाइड का जीन है, ये जीन बेटा किसका है? हाइड का। इसका मतलब कि यहां पर हाइट वाला करेक्टर आएगा। हाइट हाइट बेटा यहां पर हाइट का जीन होगा, और अगर हाइट का जीन है तो यहां पर फिनोटाइप कैसा आएगा? हाइट आएगा। तो इसका मतलब बेटा कि मैंने इसमें 3 कंसेप्ट समझाया था कि जीन होना जरूरी, मतलब जीन होना ही जरूरी नहीं है। जीन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? जीन का बेटा एक्सप्रेशन होना चाहिए, और जीन के लिए सुटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए। बेटा 3 कंडीशन सुनो। किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए 3 चीजें बेटा बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। चलिए बोले पहला, फर्स्ट बेटा जीन होना ही काफी नहीं है, मतलब ऐसे बोलिए, इसका उल्टा बोलिए, जीन होना चाहिए। ठीक, हाँ, मतलब जीन होना ही चाहिए बेटा, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए और सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जैसे हमारा कोई सेल है, ह्यूमन बॉडी का कोई सेल है, सब सेल में बेटा डायबिटीज के जीन है। हर सेल में डायबिटीज के जीन है, सही है। तो डायबिटीज क्यों बेटा पैंक्रियाज में ही होता है? पैंक्रियाज में ही क्यों होता है? ब्रेन में डायबिटीज हो जाए, किडनी में डायबिटीज हो जाए। सुना किसी को किडनी में डायबिटीज है या उसके हार्ट में डायबिटीज है? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? जीन तो बेटा हर जगह है, जीन होना ही काफी नहीं है, उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अब जैसे जीन तो है, ब्रेन में जीन तो है बेटा उसका, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बेटा एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं। जैसे मान लो किसी को कैंसर हो जाता है, बेटा कैंसर के जीन तो हर सेल में है, हर आदमी में है। इसका मतलब वो क्या नहीं किया? एक्सप्रेस नहीं किया। एक्सप्रेस करना किसको कहते हैं? जब डीएनए से बेटा ये बनता है, इसको जीन का एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको समझो कि ये तुम्हारा जीन है, इस जीन से क्या बनना? प्रोटीन बनना या एंजाइम बनना, इसको जीन का एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से सुनो, ये है जीन, ये है जीन का एक्सप्रेशन, ठीक। और वो एक्सप्रेशन बेटा अपना क्राइटेरिया पूरा फुलफिल कब करेगा? जब वो करेक्टर देगा। उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, सही है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम लोग हैं सब बेटा 6 फीट के 8 फीट के क्यों नहीं हो गए? कुछ लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, क्यों बेटा? जीन तो सब में है ना, ग्रोथ वाला जीन सब में है कि नहीं है? अरे जीन नहीं होता तो बेटा बड़े ही नहीं होते। इसका मतलब जीन है, जीन क्या किया? अगर बेटा फुल्ली एक्सप्रेस किया और सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया तो हाइट बड़ी हो गई। जीन एक्सप्रेस किया भी और सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, मतलब आपको ग्रोथ हार्मोन नहीं मिला, तो आप डॉर्फ रह गए। तो ये चीजें बेटा तीनों आपको ध्यान में रखना है। पहले चलो, इसका मतलब है कि डीएनए, देखो पहले आरएनए देखो, आरएनए बेटा मेंडेलियन रूल को फॉलो कर रहा है। मेंडेलियन रूल का मतलब कि आरएनए बेटा प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब कि आरएनए मेंडेलियन कैरेक्टर को या इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बेटा जब आरएनए फॉलो कर रहा है और इस आरएनए को बनाने वाला कौन है? डीएनए। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जीन अपना एक्सप्रेशन अगर करने जा रहा है, डीएनए अगर बेटा अपना एक्सप्रेशन करेगा तो आरएनए पर डिपेंड रहेगा। अगर डीएनए को अपना एक्सप्रेशन देना है तो किस पे डिपेंड होगा? आरएनए पर। बिना आरएनए का क्या नहीं हो सकता? इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। क्लियर?
तो यहां पर बेटा दोनों बराबर हो गए, यहां पर दोनों क्या हो गए, बराबर। कौन दोनों बराबर हो गए, डीएनए भी मेंडेलियन रूल को फॉलो कर रहा है, आरएनए भी मेंडेलियन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बेटा यहां पर एक लाइन लिखनी है अपने पास कि यहां पर जो डीएनए हो ये भी पास हो गया और आरएनए भी पास हो गया। ये कंक्लूजन है हमारा, यहां पर दोनों पास हो गए। अब आप बताइए किस दो मायने में बेटा ये डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल किस मायने में हुआ, केमिकली और स्ट्रक्चरली वाले में बेटा दूसरे और तीसरे क्राइटेरिया से। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, अब आप बताइए मुझे, डीएनए इज बेटा बेटर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। बेटा अगर ये समझ में आया ये डीएनए बेटर होगा, लेकिन अब किस मायने में बेटा बेटर होगा। अब आपकी एनसीईआरटी 2 लाइन लास्ट की लिखती है और बहुत अच्छा बेटा लिखता है वो 2 लाइन लास्ट की, जहां पर ये खत्म हुआ है, जहां पर ये टॉपिक बेटा कंप्लीट है, वहां पर एक पॉइंट लिखा है इसने। हाँ ठीक है, एक पॉइंट बेटा लिखा है कि डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेटा पीछे जाओ, पीछे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे। हाँ वहां पर लास्ट की 2 लाइन होगी, ऊपर से लास्ट की 2 लाइन ऊपर की। नहीं मिला उसको, बताओ, दिखाओ उसको। तुम बेटा देखो तुम्हारी किताब का तो आइडिया नहीं कहां पर है, वो ढूंढ लो उसको। लास्ट में ये भी बेटा लिखा, कंक्लूजन लिखा होगा। तो फिर से सुनो, मिला तुम्हें? तो पहला बेटा क्या कंक्लूजन यहां से निष्कर्ष निकला, बता दो आज, कि डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। 2 लाइन लिखी है। देखो डीएनए बेटा स्टोरेज का काम करेगा और ये ट्रांसमिशन का काम करेगा, और यही 2 लाइन बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाता है। तो मुझे लिखना है लास्ट में, डीएनए इज बेटर फॉर किसके लिए बेटा, बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसको एक जगह बेटा लिखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये आपका कंक्लूजन बेटा निकल गया। तो ये हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, ये बेटा कंप्लीट हुआ कि डीएनए वर्सेस आरएनए या प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये 4 पॉइंट थे बेटा, ये इसका कंक्लूजन है ये। क्लियर? अब मैं आपको एक छोटा सा और पॉइंट बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप कहते हैं ना, कुछ लोगों को पुराने जन्म की बात याद हो जाती है, याद मतलब कि कभी कभी याद आ जाती है पुराने पूर्व जन्म की, पुनर्जन्म में या कुछ बातें बेटा याद हो जाती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। या कुछ कभी कभी क्या होता है कि जैसे फिल्मों में देखा है, अक्सर बेटा नॉर्मल पर्सन में नहीं दिखाई देता है। कभी क्या होता है कि वो कोई म्यूजिक सुन रहा है या किसी पर्सन को देखा, तो वो जो घटनाएं उसमें बेटा घटी होती हैं, जैसे म्यूजिक वो सुना, वो फिर क्या हो जाता है, वो उससे इरिटेट हो जाता है। इसका मतलब है बेटा कि उसके पास वो इंफॉर्मेशन क्या थी, स्टोर रही है। पूर्व जन्म का मतलब बेटा कि वो जो जीन है उसमें क्या रहा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर रही, बट वो क्या नहीं हो पा रही है, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। नहीं तो उसको पता चल जाता कि हम पिछले जन्म में क्या थे। भाई अगर अभी किसी पर्सन को ये पता चल जाए कि इस डीएनए में यही वाला जीन एक्सप्रेस कराना है अपने को, तो जीन पकड़ के हिला दें, चलो भैया तुम एक्सप्रेस हो जाओ। तो क्या दिखेगा,
बेटा जनरली एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन स्टोर रहता है। अब आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ लोगों में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, छोटे, उनमें क्या होता है कि ये स्टोरेज बेटा उस समय तक बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो जैसे पूर्व जन्म की जो कहानियां बेटा आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, तो वो छोटे बच्चों तक ही होती है। बड़ों में बाद में क्या होता है वो सब नहीं रह जाता है, क्योंकि बाद में बेटा बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो जो स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, डीएनए है या जीन है। क्लियर, ये पॉइंट बेटा कंप्लीट हो गया। अब कौन सी हेडिंग है, डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग देखो, आरएनए वर्ड बाद में पढ़ा देंगे, उसके बाद कौन सा, रेप्लिकेशन। थोड़ी बनाई बेटा रेप्लिकेशन, क्योंकि आरएनए जब पढ़ाने लगेंगे तो बेटा आरएनए को एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी हम डीएनए पढ़ा रहे हैं, डीएनए पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर आरएनए पर जाएंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास जाती है, बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपके पास जाती है कौन सा, रेप्लिकेशन। तुम पन्ना क्या पलटते रहते हो, तुमको पता है कि 20-22 लेक्चर में कंप्लीट होगा तो तुम पन्ना पलट के देखते रहते हो। ये ऐसा चैप्टर है जो लोगों को डॉक्टर बना देता है, अकेला चैप्टर है। अरे बेटा इससे पहले क्या होता, इस इसको सुनो पहले, इसको और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले को मिला करके 16 बड़ा क्वेश्चन आते हैं नीट में, 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। क्या समझते हो, दो चैप्टर 64 नंबर का, तो वही तो मैंने कहा ना, ये डॉक्टर बना देते हैं ये चैप्टर। नहीं 16 बेटा क्वेश्चन मिनिमम है इससे, हाँ मतलब नहीं 16 मतलब 8 बेटा ये मिनिमम है, इससे आना ही आना है। और मैं आप तुमको बोर्ड की बात बताता हूँ, बोर्ड में मिनिमम बेटा 7 to 10 मार्क्स, हाँ दोनों चैप्टर से। एक तो बेटा आप ये जान लो, मेसनसन स्टाल का एक्सपेरिमेंट वो फिक्स है, अभी आप पढ़ने जा रहे हो आगे वाला, मेसनसन स्टाल का एक्सपेरिमेंट बेटा वो फिक्स है, उसको आना ही आना है, ठीक है ना। वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसको आना ही आना है। एक दूसरा बेटा मैं आपको बता दूं, और जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो इससे पहले कल का जो मैंने पढ़ाया था, क्या, जो हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था। हर्ष, अगर किसी ईयर में आप बोर्ड का पेपर, सुनो पहले मेरी बात सुनो, बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, अगर किसी ईयर में हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आया है तो उसके अल्टरनेट में मेसनसन स्टाल का आया है। और सब बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले नहीं है। और दूसरा बेटा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है आगे चल करके जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन का। तो ये टॉपिक से जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये जो पढ़ रहे हो, पढ़ने जाने में पढ़ रहे हो, ये आपके लिए बहुत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इस चैप्टर को आप कंप्लीट करोगे ना तो समझो कि 12th का सिलेबस आधा खत्म, आधी किताब देख लो खत्म हो जाएगी। आधी किताब समझ लो खत्म। अरे ये मान लो कि 100% बेटा वो आधी किताब खत्म। और ये आप अपनी रेफरेंस बुक उठा के देख लो, तो जो तुम्हारी रेफरेंस बुक होती है, ये चैप्टर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ये खूब लिखा गया, जम करके खूब छापा गया है। चलो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहां से रेप्लीकेशन। बेटा उस अपनी बुक से देखते रहना, रेप्लीकेशन, इसको हटा दे, ये क्या कर दिया मैंने, चलो यहां पर आना है रेप्लीकेशन।
सबसे पहले बेटा एक एक देखो नीट का सवाल, सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक ना। सेंट्रल डोग्मा का मतलब इसका मेन कंसेप्ट क्या है। जैसे जेनेटिक्स का मैंने बेटा मेन कंसेप्ट फर्स्ट डे में लिखाया था। क्या लिखाया था? जो फर्स्ट डे में था बेटा वो लाइक बिगेट्स लाइक। जेनेटिक्स का बेटा फर्स्ट जो सेंट्रल डोग्मा था लाइक बिगेट्स लाइक, इट मींस था अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, मतलब बेटा कि अपने जैसे ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। इसमें क्या है? सेंट्रल डोग्मा। यही सेंट्रल डोग्मा अभी आपने पीछे लिखा है, देखो क्या लिखा है बच्चा। देखो ये आपके पास है डीएनए। डीएनए से आप क्या बनाओगे? बोलो बेटा। एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनाओगे? प्रोटीन। यही बनाओगे ना। अगर आप कल के क्लास को बेटा देखें तो इसमें बताया था कि डीएनए से डीएनए को बनाना। अगर बेटा डीएनए से डीएनए बनता है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेप्लिकेशन। मतलब इसको अगर हम अपन लोग बेटा लिखें तो डीएनए से किसको बनाना? डीएनए को बनाना रेप्लिकेशन कहलाएगा। जो रेप्लिकेशन है वही डुप्लीकेशन है। क्लियर? अब इस डीएनए से बेटा एमआरएनए का बनना, इस डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए बेटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये यहां पर तीनों टाइप के आरएनए हो सकते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तीनों हो सकता है। ठीक, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा। यहां पर बेटा तीनों आरएनए में लिख दे रहा हूं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड बेटा आरआरएनए। अब ये तीनों का नाम शायद आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अरे सब पढ़ाए हैं बेटा। राइबोसोमल आरएनए बताए सब है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड बेटा राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों बनेगा। लेकिन बेसिकली बनता क्या है? एमआरएनए। ठीक, यहां से बेटा क्या बनेगा बच्चा? प्रोटीन बनेगा। यहां से क्या बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो देखो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? रेप्लिकेशन। तो सर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अब बोलो। इसको बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोलते क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये तुम्हारा क्या होगा? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन बेटा नीट में कैसे पूछते हैं? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसको और क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ किसका फ्लो? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेटे मैंने ऐसे क्यों कहा? ऐसा मैंने क्यों कहा? भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इसके पास स्टोर था, इसको दिया, फिर इसको दिया, और ये एक्सप्रेस होगा आगे चल के, तो फ्लो हुआ ना। अब ये जो दिया, ये जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये तो यहां तक तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन आरएनए से प्रोटीन का बनना साइटोप्लाज्म में होगा। कहां होगा? ठीक, इसको एक फिगर से समझा दे, फिर आप इसको नोट करें। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बेटा अभी और भी है। देखो क्या हो गया, छोड़ दे, बस छोड़ दिया। ये एक सेल है, बस बेटा छोड़ दे। ये एक न्यूक्लियस है,
ये आपके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना। बताओ डीएनए कहाँ है, जीन बेटा यहां पर है, यहां क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से बेटा प्रोटीन कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। तो क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, पहला बेटा समझ में आया कि जो अपने पास रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है ये कहां होगा, लेकिन ट्रांसलेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म होगा, आउटसाइड नहीं, साइटोप्लाज्म होगा। मैं लिखूं बेटा इसको, तो देखो डीएनए, डीएनए से डीएनए बनाना या बेटा डीएनए से एमआरएनए बनना, ये दोनों प्रोसेस बेटा कहां होगा सर, इन न्यूक्लियस। सही है, यही है, ये न्यूक्लियस में होगा। हाँ हाँ, आरएनए से आरएनए बन सकता है, वो भी रिप्लिकेशन हो सकता है, और क्या। अरे रेप्लिका मतलब बेटा अपनी कॉपी बनाना, सुनो पहले, रेप्लिका मतलब बेटा क्या करना, अपनी कॉपी बनाना, बस इतना जानो, अपनी कॉपी बनाना रेप्लिका है। तो रिप्लिकेशन बेटा डीएनए कर रहा है तो आरएनए नहीं कर पाएगा, वो भी तो अपनी कॉपी बनाएगा जहां बेटा होगा। अरे जिसमें जेनेटिक मटेरियल है उसमें अपनी कॉपी नहीं बनाएगा वो तब। और इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, ये कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म। एक छोटी सी बात बेटा और तुम जान लो भैया, कभी भी सुनो बहुत ध्यान से, कभी भी प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियस में नहीं होगी, ठीक। प्रोटीन की सिंथेसिस कभी भी न्यूक्लियस में नहीं होगी। आज बेटा आप इतना ही लिखिए क्योंकि अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, ठीक। आज ज्यादा, अरे 15 अच्छे कुछ जाने साथ देर हो जाता है। बैठो आप, हम ही पढ़ा दें क्या फिजिक्स आज, हम ही पढ़ा दें क्या फिजिक्स।